हेलो, सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास में खिलजी विजय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बारह सौ 90 ईस्वी में केकुबाद एवं क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया था और स्वयं को किल्लू खरी में सुल्तान घोषित कर दिया। यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। 1206 से 1290 ईस्वी तक जिस राजवंश ने शासन किया वो गुलाम वंश था, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुबाद और क्यूमर्स क्रमशः सुल्तान रहे। जलालुद्दीन खिलजी का उदय केकुबाद के शासनकाल में हुआ, जब उसने जलालुद्दीन को समाना का सूबेदार और सड़जादार के पद पर नियुक्त किया। कुछ समय बाद ही केकुबाद ने उसे बरन का सूबेदार और आरिज मुमलिक जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। जलालुद्दीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र तुर्की अमीरों ने जलालुद्दीन की हत्या की योजना बनाई, मगर जलालुद्दीन ने षड्यंत्रकारी अमीरों की योजना का पर्दाफाश करके उनकी हत्या कर दी। केकुबाद और क्यूमर्स को भी उसने मरवा डाला और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार 1290 ईस्वी में खिलजी वंश दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। डॉक्टर के.एस. लाल ने खिलजी वंश के सत्ता में आगमन को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। खिलजी वंश के दो प्रमुख शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों प्रमुख शासक थे। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1290 से 1296 ईस्वी तक था। गद्दी पर बैठने के बाद उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ। बलबन के भतीजे कड़ा एवं मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह किया, मगर अरकली खां द्वारा वह पराजित किया गया और बंदी बनाकर सुल्तान के पास लाया गया। सुल्तान ने उसे माफ़ कर दिया और मुल्तान भेज दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल में जब अधिकारियों ने ठगों और चोरों को पकड़कर उसके सामने पेश किया तो उसने उदारता दिखाते हुए उनको सुधरने का उपदेश दिया और उन्हें बंगाल भेज दिया। सिद्दी मौला की हत्या जलालुद्दीन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सिद्दी मौला एक सूफी फ़कीर था जिस पर जलालुद्दीन की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया। फलस्वरूप उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार डाला गया। एक उदार सुल्तान द्वारा सिद्दी मौला की हत्या एक निर्मम कार्य था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में रणथंभौर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, जो कि दिल्ली से काफ़ी नज़दीक भी था, उसका सामरिक महत्व भी था और रणथंभौर का शासक उस समय हमीर देव काफ़ी शक्तिशाली भी था। रणथंभौर के पास एक छोटे से दुर्ग जाइन को जीतने के बाद रणथंभौर की अभेद्यता को जानकर जलालुद्दीन यह कहते हुए पुनः दिल्ली लौट आया कि वह
ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। 1292 ईस्वी में उसने मंडोर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अलाउद्दीन ने अब्दुल्ला द्वारा आई मंगोल सेना को भी उसने सिंध के पार पराजित किया। उसके शासनकाल में उसने मंगोलों को दिल्ली में बसाया, जो नव मुस्लिम कहलाए। उसके शासनकाल में अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में भिलसा की विजय की। भिलसा मालवा में एक राज्य था। इसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी की विजय की गई और उस देवगिरी से जो अतुल धन इसको अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ, उसके मन में सुल्तान बनने की लालसा जाग उठी। उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का एक षड्यंत्र के द्वारा वध करवा दिया और खुद ही सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। 20 जुलाई 1296 को वह सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद उसने जलालुद्दीन के समर्थक अमीरों का वध करवाया, जलालुद्दीन के परिवार का वध करवाया। यद्यपि यह भूतपूर्व सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा और उसका दामाद था, पर उसके परिवार के प्रति ये काफ़ी निर्दयी रहा। इसने अपने शासनकाल में 1299 ईस्वी में हुए नव मुस्लिमों के विद्रोह, उसके भतीजे अकद खां के विद्रोह, मंगू खां के विद्रोह और हाजी मौला के विद्रोह का दमन किया और अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत करने के बाद इसने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य विस्तार में सर्वप्रथम उत्तर भारत की विजय की। उसके बाद उसने दक्षिण भारत पर अभियान किए। अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजयों के तहत उसका पहला अभियान गुजरात के खिलाफ हुआ। 1299 ईस्वी में उसने अपने 2 सेना नायकों उल्लुग खां और नुसरत खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ गुजरात जीतने के लिए भेजा। गुजरात में उस समय बघेला रायकंड द्वितीय का शासन था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। उल्लुग खां और नुसरत खां ने राजा कर्ण को परास्त करने के बाद गुजरात पर अधिकार कर लिया एवं उसकी पत्नी कमला देवी को पकड़ करके दिल्ली भेज दिया, जहां अलाउद्दीन ने कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया। इसके बाद खंबात से एक हिंदू हिंजड़ा दास के रूप में नुसरत खां को प्राप्त हुआ, जिसका नाम मल्लिक काफूर रखा गया। मल्लिक काफूर को खंबात में 1000 स्वर्ण दिनार से खरीदा गया था, इसलिए उसे बाद में 1000 दिनारी भी कहा गया। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक अंग बना दिया गया और अलफ खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1301 ईस्वी में रणथंबोर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उल्लुग खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस सेना ने जाइन के छोटे से दूर पर अधिकार करके रणथंबोर का घेरा डाल दिया, मगर उसे रणथंबोर लेने में सफलता नहीं मिली और इस घेरे के दौरान गोफन से फेंके गए एक पत्थर से अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनानायक नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के रणथंबोर विजय के लिए आया। हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन ने हमीर के 2 मंत्रियों रणमाल और रत्तीपल
प्रतिपाल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और उनकी सहायता से जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस अभियान के दौरान प्रसिद्ध कवि और लेखक अमीर खुसरो भी उसके साथ था। उसने अपनी काव्य रचना में रणथंभौर के दुर्ग का वर्णन एवं जौहर का उल्लेख किया है। फारसी में जौहर का पहला उल्लेख खजाइनुल फतूह में अमीर खुसरो की रचनाओं में हमें प्राप्त होता है। उसने उल्लू खां को रणथंभौर का शासक नियुक्त किया और वह दिल्ली लौट आया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। अमीर खुसरो भी इस समय उसके साथ था, जिसने चित्तौड़ के घेरे एवं उसके समर्पण का विस्तार से उल्लेख किया है। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो का कहना था कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजपूतों ने 8 महीने तक अलाउद्दीन की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया, मगर दुर्ग में रसद की कमी होने पर राणा रतन सिंह अपने हजारों साथियों के साथ केसरिया बाना धारण करते हुए अलाउद्दीन की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने अपनी किले की हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस पर संजय लीला भंसाली ने 2018 में पद्मावत नाम से एक मूवी भी बनाई है, जिसमें उसने पद्मिनी के जौहर का चित्रण किया है। अलाउद्दीन द्वारा 1305 ईस्वी में मालवा विजय की गई। मालवा पर उसने अपने सेनानायक आइन उल मुल्क को भेजा, जिसने मालवा के शासक महलक देव को पराजित किया। महलक देव भागकर मांडू चला गया और बाद में वह युद्ध में मारा गया। इस प्रकार मालवा भी जीता गया। अलाउद्दीन ने आइन उल मुल्क को ही मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1308 ईस्वी में सिवाना विजय के लिए अलाउद्दीन खुद एक सेना लेकर आया। उसने यहाँ के परमार शासक शीतल देव को पराजित किया। राजपूतों ने अलाउद्दीन की सेना का बहादुरी से मुकाबला किया, मगर शीतल देव के युद्ध में मारे जाते ही उसमें भगदड़ मच गई। सिवाना पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। उसने कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना का शासक नियुक्त किया और दिल्ली लौट आया। उत्तर भारत की विजयों में अलाउद्दीन का अंतिम आक्रमण जालोर पर हुआ। तेरह सौ 9 ईस्वी में जालोर विजय के लिए एक सेना भेजी गई थी, मगर वो जालोर को लेने में असफल रही थी। इसके बाद 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना जालोर के शासक राजा कानड़ देव को परास्त करने के लिए अलाउद्दीन ने भेजी। इस सेना ने जालोर पर अधिकार कर लिया। कानड़ देव उसके पुत्र विरम देव युद्ध में मारे गए। जालोर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया गया। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक अमीर खुसरो अलाउद्दीन के रणथंभौर एवं चित्तौड़ अभियानों में उसके साथ था। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया है। अब हम थोड़ी अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजयों पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन की पहली विजय जो थी वो देवगिरी विजय थी। यद्यपि जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन स्वयं 1296 ईस्वी में देवगिरी को जीत चुका था और इसके बाद वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने स्वयं पुनः अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। लसरु मल्लिक काफूर को एक शक्तिशाली सेना के साथ 1306 ईस्वी में देवगिरी को जीतने के लिए भेजा गया। मल्लिक काफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराकर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया।
राजा रामचंद्र देव ने अधीनता मानकर वार्षिक कर देना स्वीकार किया। उसने 1296 से अब तक का जो बकाया कर था वो भी देना उसने स्वीकार किया। और इसके बाद मल्लिक काफूर ने राजा रामचंद्र देव और राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी को दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ मित्रता का व्यवहार किया। उसे दक्षिण भारत में एक मित्र चाहिए था जो उसकी सेनाओं की सहायता करे। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसे एक जागीर दी गई, 1 लाख स्वर्ण टंका उसे भेंट में दिया गया। उसे राय रायन की उपाधि दी गई। 6 महीने तक वो दिल्ली में रहा और उसके बाद उसे पुनः दक्षिण लौटने की अनुमति दी गई। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन की दूसरी विजय तेलंगाना विजय थी जो 1310 ईस्वी में की गई। तेलंगाना का शासक इस समय राजा प्रताप रुद्रदेव था। मल्लिक काफूर ने एक शक्तिशाली सेना के साथ वारंगल पहुंचकर किले का घेरा डाल दिया। प्रताप रुद्रदेव ने काफ़ी बहादुरी से काफूर का सामना किया, मगर बाद में परिस्थितियों को देखकर उसने काफूर के साथ संधि करने का प्रस्ताव भेजा। प्रताप रुद्रदेव से उसकी सारी संपत्ति की मांग की गई। उसने अपना सारा संचित कोष मल्लिक काफूर को समर्पित कर दिया। खाफिका तो यहाँ तक कहता है कि प्रताप रुद्रदेव द्वारा मल्लिक काफूर को समर्पित किए गए धन में कोहिनूर हीरा भी था। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, जिसके गले में सोने की जंजीर पड़ी थी, आत्मसमर्पण के रूप में मल्लिक काफूर के पास भेजी। इसके बाद अपार धन के साथ काफूर दिल्ली लौट आया। द्वार समुद्र की विजय 1311 ईस्वी 1311 ईस्वी में मल्लिक काफूर ने राजा रामचंद्र देव की सहायता से द्वार समुद्र के शासक वीरबलाल तृतीय की राजधानी मदुरा पर वीरबलाल तृतीय पर आक्रमण किया। वीरबलाल तृतीय द्वार समुद्र की रक्षा नहीं कर सका और उसे काफूर से संधि करनी पड़ी। उसने भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करके वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। वीरबलाल तृतीय भी मल्लिक काफूर के साथ दिल्ली आया। ईसामी ने अपनी रचना फुतूह सलातीन में अलाउद्दीन द्वारा वीरबलाल का स्वागत किए जाने का उल्लेख किया है। 1311 ईस्वी में ही काफूर द्वारा मदुरा को जीता गया। वह द्वार समुद्र से ही मदुरा की ओर उसने प्रस्थान किया। वीरबलाल तृतीय ने भी उसका साथ दिया। मदुरा में इस समय सिंहासन के लिए 2 भाइयों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में संघर्ष चल रहा था। ऐसा भी माना जाता है कि सुंदर पांड्य ने अपने भाई के खिलाफ अलाउद्दीन से सहायता मांगी थी। अतः अलाउद्दीन ने द्वार समुद्र से ही मल्लिक काफूर को सुंदर पांड्य की सहायता करने का आदेश दिया था। काफूर ने मदुरा पहुंच करके राजधानी को काफ़ी लूटा। इससे पहले ही वीर पांड्य ने मदुरा छोड़ दिया था। उसने मदुरा के मंदिर तोड़े और रामेश्वरम में उसने एक मस्जिद भी स्थापित की। वीर पांड्य इस दौरान भाग गया। दक्षिण की अंतिम विजयों में 1313 ईस्वी में देवगिरी की पुनः विजय की गई। इस समय रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई थी और 1313 ईस्वी में शंकर देव देवगिरी का नया शासक बना। उसने अलाउद्दीन की अधीनता मानने से मना कर दिया। फलस्वरूप मल्लिक काफूर को एक शक्तिशाली सेना के साथ भेजा गया। शंकर देव युद्ध में मारा गया और काफूर ने देवगिरी को अपना केंद्र बनाकर 2 वर्ष तक 1315 ईस्वी तक दक्षिण भारत में शासन प्रबंध देखा। 1315 में हरपाल देव को देवगिरी का शासक बना करके वह पुनः लौट आया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी
कि अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की सभी विजयें मलिक काफूर द्वारा संपन्न की गई। ये इस प्रकार खिलजी काल में उत्तर और दक्षिण भारत की विजयों के संबंध में हमने संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी ली है। अगले ऑनलाइन वीडियो में हम खिलजी काल के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के बारे में बातचीत करेंगे।